अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर वाफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सभी वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। ऐसा कोई वीडियो नहीं होगा जो शायद आपके समझ में ना आया हो या पसंद ना आया हो। हाँ, अगर सेकंड ग्रेड की बात की जाए तो एक चैप्टर था उनका उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा, वो हो सकता है आपको समझ में ना आया हो क्योंकि वो चैप्टर था ही ऐसा जो समझ में आने लायक था भी नहीं। पर फिर भी आपके ऊपर ज़िम्मा सिर्फ ये है, आपको सिर्फ चैप्टर सुनना था और समझना था। अब उस चैप्टर से सवाल कैसे बनेंगे, इस चैप्टर से क्या चीज़ें आने वाली हैं, वो इंशाल्लाह जब MCQ सीरीज़ लेकर आएंगे तो उसमें सब चीज़ों को बयान कर देंगे। अगर नहीं याद होता है, नहीं समझ में आता है तो दिमाग से निकाल दें, इतना एक चैप्टर के लिए इतना लोड ना लें। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा आज के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है गज़ल। क्या है? गज़ल। हालांकि इससे पहले गज़ल का एक टॉपिक आ चुका है। आज हम उसी गज़ल के टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। अब बात ये रहेगी सर सेकंड ग्रेड को पढ़ना है या थर्ड ग्रेड को पढ़ना है। आपने पैनल पे यानी थंबनेल पे दोनों नाम लगाए हैं। तो बात यह है दोस्तों, गज़ल से थर्ड ग्रेड में सिर्फ इतना ही सवाल पूछा जाएगा। गज़ल की तारीफ़ पूछी जा सकती है, लुग़वी माना पूछे जा सकते हैं, मतला, मक़ता, रदीफ़, काफ़िया के बारे में पूछे जा सकते हैं, बहर को लेकर पूछे जा सकता है, या गज़ल को शुअरा के बारे में पूछा जा सकता है। पहली गज़ल कौन सी है ये पूछा जा सकता है। इब्तिदाई नुकूश कहाँ से मिल सकते हैं ये पूछा जा सकता है। यानी इतना डीपली सवाल वहाँ से नहीं आने वाला है। बट फिर भी सेकंड ग्रेड में तो पूरी चीज़ आने वाली है, ना सिर्फ गज़ल बल्कि गज़ल के साथ उसका आगाज़ और इर्तिका भी ज़रूर आएगा। आगाज़ और इर्तिका से मुराद दोस्तों हिस्ट्री ही है कि गज़ल की शुरुआत कब से हुई। तो शुरुआत तो उसकी पुराने ज़माने से हुई है। तो जब बात हम पुराने ज़माने की करते हैं तो फिर उसके बादशाहों के बारे में, वहाँ शासन के बारे में, सत्ता के बारे में, ये सब चीज़ें भी हमें बारी बारी पढ़नी होती हैं। ठीक है। फिर आपके कमेंट्स आते हैं सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हो क्या? तो हाँ बिल्कुल, वो हिस्ट्री का ही मैटर है पूरा। आप इस चीज़ को बिल्कुल जहन में रखें कि जो गज़ल का आगाज़ और इर्तिका है, जब हम गज़ल का आगाज़ और इर्तिका पढ़ेंगे और जब नज़्म का आगाज़ और इर्तिका पढ़ेंगे, या यूँ समझ लीजिए आप मरसी और मसनवी का भी आगाज़ और इर्तिका पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं सब चीज़ें आपको सिमिलर लगेगी। आप एक बार एक को पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, मरसिया का आगाज़ और इर्तिका पढ़ा समझ में नहीं आया तो फिर मसनवी का पढ़ लिया, तो कुछ बातें उससे सिमिलर निकली तो आपको कुछ बातें दिमाग में बैठ जाएंगी। फिर मरसिया के बाद फिर जब आपने नज़्म का पढ़ा तो आपको थोड़ा और हैवी लगा तो आपकी कुछ बातें उससे मैच हो जाएंगी। और जब आप गज़ल का आगाज़ और इर्तिका पढ़ेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें तीनों से मैच हो जाएंगी। यानी तीनों चारों का आगाज़ और इर्तिका पढ़ने से, तीनों चारों का इतिहास, तीनों चारों की हिस्ट्री पढ़ने से सभी चीज़ें क्या हो जाती है, करीब करीब सिमिलर हो जाती है। बस आपको याद रखना है इन चीज़ों को, कहाँ से कैसे पॉइंट आउट करना है, कैसे वहाँ चीज़ों को मैच करना है, इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो आज का हमारा टॉपिक है गज़ल। इससे पहले हम गज़ल का आगाज़ और इर्तिका पढ़ें तो थर्ड ग्रेड वालों के लिए यही है कि आप कम से कम एक बार वीडियो को देख लीजिए। हो सकता है कहीं इससे सवाल पूछ लिया ना जाए, रफली तौर पे, सरसरी तौर पे कोई हो सकता है आपसे सवाल पूछ लिया जा सकता है। और वैसे सेकंड ग्रेड में तो डेफिनेटली इनसे सवाल आ सकते हैं। गज़ल का आगाज़ और इर्तिका शुरू करने से पहले, चूँकि इस वीडियो को लगभग 4 से 5 दिन या 5-6 दिन हो चुके हैं, तो आप पुरानी बातें भूल नहीं गए हो, इसलिए एक बार सरसरी तौर पर सारा मुताला एक बार कर लेते हैं 2 मिनट के लिए कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था और इसका आगे क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हमने सबसे पहले पढ़ा था गज़ल। क्या पढ़ा था? टॉपिक का नाम पढ़ा था गज़ल। गज़ल उर्दू की सबसे अहम तरीन सन्फ़ है, यानी बहुत ज़्यादा मकबूल, बहुत ज़्यादा मारूफ सिन्फ़ में गज़ल का शुमार होता है। उसके बाद हमने कहा था कि गज़ल क्या होता है। गज़ल जो लफ्ज़ है गज़ाल से निकला है और गज़ल का लुग़वी माना औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना होता है। गज़ल का लुग़वी माना हिरन का बच्चा भी होता है, जिसे हिरन भी कहा जाता है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि गज़ल के अंदर कम लफ्ज़ों में बड़ी बात को कहने का फ़न होता है। गज़ल की शुरुआत, गज़ल का जो पहला मिसरा होता है, गज़ल का पहला जो शेर होता है वो मतला कहलाता है। और गज़ल के अलावा दूसरी जो सिन्फ़ कसीदा, उसका भी पहला जो शेर होता है वो मतला कहलाता है। यानी गज़ल काफ़ी हद तक कसीदा से मिलती जुलती सिन्फ़ है और कसीदे से ही गज़ल को अलग किया गया है। यानी पहले कसीदा चलती थी, कसीदे से ही अलग किया गया है किसको? गज़ल को। तो ये मोटी तौर पर हमने ये सब बातें जानी थी। वैसे मैंने कहा था गज़ल के कोई आगाज़ और गज़ल के कोई अज्ज़ाए तरकीबी नहीं होते हैं। गज़ल के कोई अज्ज़ाए तरकीबी 8 तरह के, 4 तरह के, 5 तरह के कुछ नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, गज़ल से ख़ास तौर पे कुछ चीज़ों को पॉइंट किया जाता है। गज़ल में कुछ चीज़ें शामिल होती हैं जिनको याद करना ज़रूरी होता है। गज़ल में मतला, मक़ता, रदीफ़ और काफ़िया, ये 4 चीज़ें होती हैं, इनको याद करना और समझना ज़रूरी होता है क्योंकि इन्हीं चीज़ों से मिलकर ही गज़ल बना करती है।
इसको अज्जा तरकीबी माना जाता है, लेकिन अज्जा तरकीबी है नहीं, लेकिन हाँ इसको मान लिया जाता है, अज्जा तरकीबी की काउंटेशन में इसको ले लिया जाता है। फिर हमने दोस्तों बारी बारीकी के बारे में पढ़ा था कि मतला किसे कहते हैं। गज़ल का पहला जो शेर होता है उसे मतला कहते हैं, और कसीदे का जो पहला शेर होता है वो भी मतला ही कहलाता है। मतला का मतलब होता है तुलू होना। मतला का मतलब क्या होता है? तुलू होना। अगर मतला के बाद दूसरा मतला आ जाए, मतले का मतलब होता है, मतला की खासियत क्या होती है कि गज़ल का जो पहला शेर होता है उसके पहले मिसरे और दूसरे मिसरे में रदीफ़ काफ़िया दोनों सेम होते हैं। रदीफ़ काफ़िया दोनों सेम होते हैं। रदीफ़ काफ़िया का सिमिलर होना ही उसकी मतला की पहचान हुआ करती है, और यही पहचान कसीदा में भी हुआ करती है। अगर मान लीजिए पहले शेर के बाद दूसरा जो शेर होता है उसमें पहली लाइन में रदीफ़ काफ़िया नहीं होता, लेकिन दूसरी लाइन का दूसरा जो मिसरा होता है उसका काफ़िया पहले वाले के काफ़िए से क्या होता है? सेम होता है। काफ़िया रदीफ़ कुछ भी उसका क्या हो सकता है? सेम हो सकता है। अगर मान लीजिए दूसरा मिसरा भी ऐसा हो कि उसके पहले मिसरे में और दूसरे मिसरे में काफ़िया रदीफ़ दोनों क्या हैं? सेम है, तो वो मतला नहीं बल्कि मतला के बाद एक और मतला आ जाए तो उसे मतला सानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मतला सानी कहा जाता है। इसको हुस्न मतला भी कहा जाता है, इसको ज़ेब मतला भी कहा जाता है। फिर मैंने कुछ मिसाल दी थी, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। तो रूबरू और गुफ्तगू इसके काफ़ियाँ हैं जो बिल्कुल सेम लगते हैं, और करते करते इसका रदीफ़ है। इसका मतलब ये हैदर अली आतिश की गज़ल का क्या है? मतला है। दो तीन हमने मिसालें और दी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था काफ़िया। क्या पढ़ा था दोस्तों? सॉरी, मख्ता। क्या पढ़ा था? मख्ता। मख्ता की एक ही पहचान है, मख्ता गज़ल का सबसे आखिरी शेर होता है। इसकी पहचान ये होती है कि इसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, यानी शायर अपना नाम के अलावा एक जो नाम अपनी गज़लें लिखने के लिए, अपने नज़में लिखने के लिए जो अलग से नाम रखा करता है, जो अलग से नाम इख्तियार किया करता है, उसे मख्ता, उसे तखल्लुस कहा जाता है। और जहाँ पर तखल्लुस इस्तेमाल किया जाता है, जिस शेर में इस्तेमाल किया जाता है, वो मख्ता कहलाता है। और मख्ता की हमने कुछ मिसालें दी थी आपके सामने, और वो आप देख चुके थे। उसके बाद हमने की थी बात दोस्तों काफ़िया। किसकी की थी? काफ़िया की। काफ़िया का मतलब होता है पीछे आने वाला। काफ़िया का मतलब पीछे आने वाला या पैरवी करने वाला। और बाद में मैंने बताया था कि शेर के आखिर में आने वाला हम आवाज़ लफ्ज़। रदीफ़ और काफ़िया में जो सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? रदीफ़ बिल्कुल सिमिलर होता है। रदीफ़ बिल्कुल सिमिलर होता है, एक जैसा होता है, जबकि काफ़िया सिमिलर नहीं होता, मिलता जुलता होता है। उसको पढ़ने में एक जैसे लफ्ज़ लगते हैं। हमने कुछ मिसालें देकर आपको समझाया था। एक शेर पढ़कर बताया था, नक्श फरियादी है किसकी शौक़ ये तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। तो का और का दोनों सेम हैं, तो ये दोनों सेम लफ्ज़ क्या कहलाएंगे? ये दोनों यकसा लफ्ज़ क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे रदीफ़। और मिलती जुलती हम आवाज़ लफ्ज़ जो आखिर में आती है, तहरीर और तस्वीर, बोलने में दोनों सेम लगते हैं, लेकिन दोनों सेम है नहीं। तहरीर का मतलब लिखावट कहते हैं, लेखन कहते हैं, और तस्वीर को हम चित्र कहते हैं। दोनों लफ्ज़ का मतलब अलग है, मानी अलग है, लेकिन बोलने में दोनों कैसे लगते हैं? सेम लगते हैं। तो ये लफ्ज़ क्या कहलाएंगे दोस्तों? काफ़िया कहलाएंगे। काफ़िया के बाद जो दोस्तों अगला लफ्ज़ हमारा था वो था रदीफ़। क्या था? रदीफ़ का मतलब होता है बार बार दोहराया जाने वाला लफ्ज़, बार बार दोहराया जाने वाला लफ्ज़। और भी इसकी कुछ परिभाषाएं दी थी, और आपको बताया था कि रदीफ़ किसे कहा जाता है। इसके बाद हमने दोस्तों दो तीन शेर लेकर बताया था आपको। गुल को होता सबा करार है काश, रहती एक आध दिन बहार है काश। तो रदीफ़ की एक खासियत और होती है, रदीफ़ सेम लफ्ज़ तो होते ही हैं, काश, लेकिन अगर उसे पहले वाला लफ्ज़ भी अगर सेम है तो वो भी रदीफ़ में ही काउंट हो जाएगा। इसका मतलब हमने ये जाना था कि रदीफ़ में एक से ज़ायद लफ्ज़ हो सकते हैं। काश भी क्या है? रदीफ़ है। और काश के पहले ए आ गया है, तो यहाँ पर ए काश दो लफ्ज़ मिलकर दोनों ही क्या? रदीफ़ हैं। अगर इससे पहले वाले एक लफ्ज़ और हो जाता, वो भी सेम हो जाता, तो समझ लीजिए तीनों लफ्ज़ क्या कहलाते? रदीफ़ कहलाते। और रदीफ़ से जस्ट पहले आने वाला हम आवाज़ लफ्ज़, यहाँ पर करार और बहार, ये करार और बहार दोनों बोलने में सेम है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? काफ़िया कहलाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई थी। उसके बाद हमने बताया था गज़ल के लिए रदीफ़ ज़रूरी नहीं है। गज़ल के लिए रदीफ़ ज़रूरी नहीं है, लेकिन काफ़िया का होना ज़रूरी है, तभी वो गज़ल कहलाएगी। क्योंकि कुछ गज़लें ऐसी होती हैं जिनमें रदीफ़ होता है, उन्हें रदफ़ गज़ल कहते हैं, मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं। और जिन गज़लों में रदीफ़ नहीं होता है उन्हें गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहा जाता है। ये सब बातें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने बहर के बारे में पढ़ा था। बहर किसे कहते हैं? बहर एक तरह का वज़न होता है, एक तरह के नापने का तरीका होता है। जिस तरह किलो में, मीटर में काफ़ी चीज़ों को नापा जाता है, तो जिस तरह गज़ल को या किसी शेर को नापने तोलने के लिए बहर का इस्तेमाल किया जाता है।
यहाँ पर चीज़ आपके समझ में नहीं आई थी तो मैंने वापस नज़्म वाले टॉपिक में बहर को दोबारा से समझाया है कि बहर और वज़न क्या होते हैं। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि बहर और वज़न तराजू और बाट का काम करते हैं, तो बताइए बहर किसका काम करती है और तराजू किसका काम करते हैं, फटाफट कमेंट में लिखकर बताइए। उसके बाद हमने बताया था शहरी इस्तिलाहात, इसमें कुछ लफ्ज़ छूटे थे तो उसको नज़्म वाले टॉपिक में पढ़ाया था। शहरी इस्तिलाहात में होता है दोस्तों, शायरी किसे कहते हैं, शायरी किसे कहते हैं, शायरी शेर से बना है, शेर का मतलब शऊर होता है, समझ होता है, वाक़फ़ियत से इसका मतलब लिया जाता है। फिर हमें शेर के बारे में पढ़ा था, शेर आप जानते ही हैं किसे कहते हैं, शेर अशार, शेर की जमा अशार होती है, एक मिसरा और दो मिसरा, दो मिसरे मिलकर एक शेर बनाया करते हैं। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि गज़ल का सबसे ख़ास पहला शेर मतला कहलाता है, दूसरा शेर अगर मतला हो जाए तो मतला सानी, मतला सानी हुस्ने मतला कहलाता है। अगर तीसरा शेर भी मतला हो जाता है तो उसे मतला सालस कहा जाता है। लेकिन गज़ल का वो शेर जो सबसे ज़्यादा उम्दा हो, सबसे ज़्यादा ख़ास हो, उसे शाह बैत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाह बैत कहा जाता है या बैतुल गज़ल कहा जाता है। ये सब चीज़ें दोस्तों हम सारी पहले पढ़ चुके थे। आखिर में हमने ये पढ़ा था गज़ल और नज़्म में फ़र्क क्या होता है, आखिर गज़ल और नज़्म को अलग क्यों किया जाता है। गज़ल और नज़्म को अलग करने का एक बुनियादी जो फ़र्क है, सबसे अहम जो फ़र्क है वो ये है कि नज़्म का एक टॉपिक होता है, एक उन्वान होता है, उस उन्वान के इर्द गिर्द ही पूरी नज़्म घुमा करती है, चला करती है, फिरा करती है। यानी नज़्म का एक नाम दिया जाता है और पूरी नज़्म को उस नाम के अकॉर्डिंग ही लिखी जाती है। मान लीजिए नज़्म का नाम किसान दे दिया गया है तो नज़्म का आखिर शेर तक जितने भी इसमें शेर आएंगे, चाहे 1 हो चाहे 100 हो, वो सभी शेर सिर्फ किसान को लेकर ही लिखे जाएंगे। लेकिन गज़ल में ऐसा नहीं होता है। गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता, कोई टॉपिक नहीं होता। गज़ल का हर शेर अपने आप में एक मुकम्मल बात हुआ करती है, हर शेर अपना में मुकम्मल बात हुआ करती है। एक शेर में जो बात की जाती है दूसरे शेर में बात कोई और ही कर दी जाती है। दोनों शेर का आपस में कोई कनेक्शन, कोई रब्त, कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कभी शायर को ऐसी बात कहनी हो कि 2 लाइन में बात कंप्लीट नहीं हो पा रही है तो शायर एक की जगह दो शेर में बात को क्या करता है, मुकम्मल करता है, बात को पूरा करता है। लेकिन जब ऐसे 2 शेर को मिलाना होता है, शायर को ये बात कैसे समझानी होती है कि ये दोनों शेर आपस में जॉइंट हैं, तो बीच में एक अलामत लगाते हैं क़ाफ़। क्या लगाते हैं? क़ाफ़। इसका मतलब ये दोनों शेर आपस में क्या है, जॉइंट हैं। इनको बोलते हैं क़ताबंद शेर। क्या बोलते हैं? क़ताबंद अशार। उसके बाद हमने पढ़ा था गज़ल की खसूसियात। गज़ल की खसूसियात के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम काफ़ी सारे पढ़ चुके हैं। इसका इजाद और एजाज़, इसका सब बातें हैं। क़ताबंद शेर के बारे में आपको बता चुका हूँ। गज़ल मुसलसल मैं आपको बता चुका हूँ। कई बार ऐसा भी होता है, ऐसी एक गज़ल होती है जो कंटिन्यू एक ही चीज़ पर लिखी जाती है, हालांकि उसका कोई नाम नहीं होता, लेकिन फिर भी उसका एक टॉपिक चुन लिया जाता है कि उस टॉपिक बात करनी है और कंटिन्यू वही चीज़ें उसमें लगातार लिखी जाती है। गज़ल में कम से कम 5 शेर होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 21 होते हैं और भी ज़्यादा की कोई कैद नहीं है। ये सब बातें हम पहले पढ़ चुके थे। गज़ल का पहला शेर मतला, आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। तो बताओ गज़ल के बीच के सारे शेर क्या कहलाते हैं? बीच में आने वाले सारे शेर को फ़र्द कहते हैं। क्या कहते हैं? फ़र्द कहते हैं। बैतुल गज़ल, शाह बैत और शाह गज़ल, ये हम किसको कहते हैं? गज़ल का जो सबसे उम्दा शेर होता है उसे ये सब कहा जाता है, नामों से पुकारा जाता है। ये सब बातें हम पढ़ चुके थे। और आखिरी का जो हमने जहाँ पर टॉपिक एंड किया था दोस्तों, वो था सिन्फ़ गज़ल के अक़वाल। सिन्फ़ गज़ल की अक़वाल यानी गज़ल इतनी बेहतरीन सिन्फ़ है कि इसके बारे में बड़े बड़े नक़ादों ने, आलिमों ने, उलमा ने, शुअरा ने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। इस सिन्फ़ के बारे में बहुत कुछ कहा है, उन सभी में हमने बहुत कुछ पढ़ा था। लेकिन एक जगह कुछ कन्फ्यूज़न थी, जहाँ पर मैंने रेड किया था, मैंने समझाया था कि उर्दू गज़ल का दूसरा नाम मीर तक़ी मीर है, बक़ौल डॉक्टर फ़ज़लुल इमाम ने कहा था। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था। एक जुमला आया था दोस्तों, गज़ल इंतहाओं का सिलसिला है, सबसे ऊपर लाइन लिखी है गज़ल इंतहाओं का सिलसिला है। यहाँ पर शायद मैंने गलती से कलीमुद्दीन अहमद टाइप कर दिया था, उसको मैं दुरुस्त करके लेकर आया हूँ। गज़ल इंतहाओं का सिलसिला है, ये फ़िराक़ गोरखपुरी का है। किसका है दोस्तों? फ़िराक़ गोरखपुरी का है, क्योंकि कलीमुद्दीन अहमद और फ़िराक़ गोरखपुरी ने कम से कम 4 से 5 बातें गज़ल के बारे में कही है। ये कंटिन्यू एक ही लाइन में थे, तो जब मैं इसको टाइप करने बैठा था तो मुझसे मिसप्रिंट हो गया था। तो आप इस चीज़ को दुरुस्त कर लीजिए अगर आपने नोट किया है तो। फ़िराक़ गोरखपुरी ने कहा है गज़ल इंतहाओं का सिलसिला है। यहाँ पर दोस्तों हमारा टॉपिक क्या हो जाता है, आपका पुराना वाला एंड हो जाता है और नया टॉपिक आपको स्टार्ट होता है गज़ल, उर्दू गज़ल का आगाज़ और इर्तिका। यहाँ पर कोई चीज़ समझने की नहीं है, कोई चीज़ समझाने की नहीं है, आपको ऐसी कोई ट्रिक भी नहीं है कि मैं आपको बता दूँ और आपको ऐसे झट से याद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस लगातार इसको पढ़ते रहें। पढ़ने से ही ये चीज़ें आपके जहन में निशानदेही हो जाएगी। कोई ट्रिक वगैरह नहीं होती इसको याद करने की, बस जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके जहन में बैठता जाएगा।
इसका एक ही तरीका है, और पढ़ने से जोर आता है तो आप वीडियो को बार बार सुन सकते हैं, क्योंकि मेरा अकीदा और मेरा तजुर्बा है, बातों को पढ़ने से ज़्यादा सुनने से, देखने से ज़्यादा चीज़ें याद होती है। अब मेरी शक्ल पे गज़ल तो लिखा नहीं है, तो कम से कम आप सुन लेंगे मुझे, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। चलिए आज का टॉपिक हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। उर्दू गज़ल का आगाज़ और इर्तिका। उर्दू ज़बान की इब्तिदा शुमाली हिंद से होती है, लेकिन दक्कन में परवान चढ़ती है। मैं सिर्फ बात उर्दू ज़बान की कर रहा हूँ, उर्दू गज़ल नहीं। आप है ना इस चीज़ को बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर सुना करिए, बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में। सर आपने वहाँ क्या कहा था, यहाँ क्या कहा था। हाँ, हो जाती है गलती मुझसे, मैं ठीक है एक्सेप्ट करता हूँ, हो जाती है बोलने में, पढ़ने में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, पर आप भी इस बात का पूरा ध्यान रखें, तवज्जो रखें, फिर बाद में ना कहें सर ये गलती रह गई थी। उर्दू ज़बान की, उर्दू भाषा की इब्तिदा शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों, शुमाली हिंद से, उत्तरी भारत से होती है, लेकिन परवान कहाँ चढ़ती है, दक्कन में। कहाँ चढ़ती है, दक्कन यानी दक्षिण भारत में इसका उरूज पर पहुँचती है। गज़ल के इब्तदाई नकूश शुमाली हिंद में मिलते हैं, इसका बाकायदा आगाज़ शुमाली हिंद ही माना जाता है। तो गज़ल का आगाज़ कहाँ से माना जाता है, शुमाली हिंद यानी उत्तरी भारत से ही गज़ल का आगाज़ शुरुआत मानी जाती है। फिर आगे देखिए, जबकि नज़्म की इब्तदाई नकूश दक्कन में मिलते हैं, उसका बाकायदा आगाज़ भी शुमाली हिंद से ही माना जाता है, लेकिन नकूश क्या मिलते हैं दोस्तों, सिर्फ दक्कन मिलते हैं। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि नज़्म वाला टॉपिक आप कल पहले पढ़ चुके हैं। उर्दू में गज़ल की इब्तिदा शुरुआत फ़ारसी ज़बान के असर से आई है। उर्दू में गज़ल की शुरुआत किससे हुई दोस्तों, फ़ारसी से उर्दू में आई है। और ये बहुत सारी सिन्फ़ हैं, ना सिर्फ गज़ल बल्कि बहुत सारी सिन्फ़ हैं जो अरबी ज़बान से थी, अरबी से फ़ारसी में, फ़ारसी से उर्दू में, बहुत सी चीज़ें ऐसी ही ट्रांसलेट हुई है, क्योंकि उर्दू ज़बान जो है फ़ारसी और अरबी का क्या है मिश्रण है। वैसे उर्दू मखलूत ज़बान है और लोग इसे इसका ऐब कहते हैं, और मौलवी अब्दुल हक ने इसका ऐब नहीं बल्कि इसकी खूबी बयान की है कि एक ज़बान जो मखलूत ज़बान है उसकी ऐब नहीं बल्कि उसकी खूबी है, उसका दोष नहीं बल्कि उसका गुण है कि वो दूसरी ज़बानों को अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेती है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है एक ज़बान के लिए। ये अल्लामा मौलवी अब्दुल हक का ये कहना है। अब आगे देखिए, हज़रत अमीर खुसरू 1208 से 1209 इनका टाइम पीरियड जो रहा है, 1208-1209 में इख्तलाफ है, ठीक है, के कलाम में सबसे पहले गज़ल के इब्तिदाई नकूश मिलते हैं। उनकी एक गज़ल है जिसका शेर कुछ इस तरह है कि उनका एक शेर फ़ारसी ज़बान में है, जबकि दूसरा शेर उस ज़माने की उर्दू यानी हिंदवी में है। यह आधा शेर फ़ारसी में और आधा उर्दू में है। शेर ये था, सबसे पहले अमीर खुसरू को माना जाता है गज़ल के इब्तिदाई नकूश के तौर पे। तो उन्होंने जो शेर लिखा था एक हिंदी में था, आधा उर्दू में था, या यूँ समझ लीजिए एक लाइन उर्दू में थी, हिंदी में थी, कुछ इस तरह के शेर उन्होंने लिखे थे। और शेर कैसा था ये देखिए, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरू घर आपने रैन बही चहूँ देश। तो ये डारे, सेज, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब हिंदी के लफ्ज़ हैं। डारे, डाले, ठीक है, और चल खुसरो भाई आपने, चल खुसरो, इस तरह के जो लफ्ज़ हैं छोड़ो, ये उस ज़माने की हिंदवी ज़बान और उर्दू ज़बान का क्या, उर्दू और हिंदी ज़बान का क्या है, मिक्सअप है। तो सबसे पहले अमीर खुसरो को ही इसका मुजिद माना जाता है गज़ल की शुरुआत का। अमीर खुसरो को तूती हिंद भी कहा जाता है। ये कई बार पूछा जा चुका है सवाल छोटे एग्ज़ामों में, शायद ग्रेड में इसका चांसेस कमी है। खुसरो के ज़माने में उर्दू को हिंद भी कहा जाता था। गज़ल के अलावा अमीर खुसरो पहेलियाँ, मकरनियाँ, कह मकरनियाँ, अनुमलियाँ, दोहे और कव्वाली के साथ साथ सितार के भी मौजिद हैं। मौजिद कहता है आविष्कारक। सितार जानते हैं, बजाने का काम आता है, एक वाद्य यंत्र होता है सितार। इन सभी के मौजिद कौन माने जाते हैं दोस्तों, अमीर खुसरो ही माने जाते हैं। इसके बाद एक तवील अरसे तक उर्दू ज़बान सिर्फ बोलचाल के लिए इस्तेमाल की जाती थी और शेर गोई का बाकायदा कोई तसलसल बाकी नहीं रहा। अमीर खुसरो के बाद 1208 का जो उनका टाइम था, उसके बाद एक लंबे अरसे तक, करीब 100 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। ये उर्दू ज़बान सिर्फ आम बोलचाल में चलती रही, लेकिन शेर व शायरी से, अदब के लिहाज से उर्दू का कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी के साथ, ये मैं आपको कल नज़्म वाले टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, वहीं से बातें वापस शुरू हो जाती है, ठीक है। आप उन चीज़ों को कनेक्ट करते चलिए, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर अलाउद्दीन खिलजी के साथ उर्दू ज़बान 1294 में दक्कन से चली जाती है और यहाँ आज़ादाना तौर पर फलती फूलती है। दक्कन में चली जाती है और आज़ादाना तौर पर फलती फूलती है। ये ज़बान बादशाहों से आवाम तक बेहद मकबूल हुई, बहुत ज़्यादा फेमस हुई। 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्कन में अपनी हुकूमत कायम की। किसने? 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर उसने अमीरान सद्दा बनाया था, 100 लोगों को संभला गया था। ये सारी कहानी मैं आपको कल बता चुका हूँ। इनके बाद दक्कन में उर्दू ज़्यादा तेज़ी के साथ तरक्की करती रही। मोहम्मद बिन तुगलक ने दहली से हुक्मन तमाम लोगों को जाने को कहा।
मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कहा, दिल्ली के लोगों को चलो यहाँ से जाओ, सब कहाँ जाओ, दक्कन चले जाओ। उनके हुक्म के बाद सूफ़ी, आलिम, अदीब, शुअरा, अहले हिरफा और फ़कीर वगैरह सभी लोग दक्कन चले गए। उनके हुक्म की तामील करते हुए, एक बादशाह का हुक्म होता है तो वैसा इंसान को करना पड़ता था। अलाउद्दीन के ज़रिए लगाए गए पौधे की जड़ तुगलक के दौर में मजबूत होने लगी। अलाउद्दीन ने जो जड़ लगाई थी उसको मजबूती किसने दी? तुगलक के ज़माने ने दी। ये लोग जिस ज़बान को दिल्ली से लेकर गए थे वो वहाँ की मकामी ज़बान में घुल मिल गई। ये लोग इसी ज़बान में अपनी तालीम व तबलीग करते थे। जो ज़बानी दिल्ली में बोला करते थे वही ज़बानी कहाँ लेकर चले गए? दक्कन में लेकर चले गए, और दक्कन में ही इन्होंने सारा काम उस ज़बान को आगे बढ़ाने का, फ़रोग़ देने का काम किया। पढ़ने लिखने में, तालीम व तबलीग में, सभी जगह वही ज़बान का इस्तेमाल ये लोग करने लगे। इसके बाद जब बहमनी सल्तनत कायम हुई तो उर्दू शायरी को ज़्यादा तरक्की मिली। अब बहमनी सल्तनत कैसे कायम हुई थी? ख़ुद मुख्तारी करने के बाद। ठीक है, ये सारी कहानी बता चुका हूँ तो बार बार रिपीट करना मेरे हिसाब से मुनासिब भी नहीं है। दक्कन में उर्दू शायरी को खूब तरक्की मिली। दक्कन में उर्दू शायरी को फ़रोग़ देने वालों में मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, मुल्ला वजही, मुल्ला गवासी और मुल्ला नुसरती का नाम अहम है। ये सब कौन है? कुतुब शाही दौर के लोग हैं। इन लोगों ने दक्कन में उर्दू शायरी को फ़रोग़ दिया। इन बादशाहों में सबसे अहम नाम में से मोहम्मद कुली कुतुब शाह का है। कुली कुतुब शाह ने फ़ारसी, उर्दू और तेलंगी ज़बान में शायरी की है। ये उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर हैं जिसमें 50,000 अशार हैं। पहले साहिब दीवान शायर कौन है? कुली कुतुब शाह हैं। ये सवाल कल भी मैं बता चुका था, इस चीज़ को थोड़ा अंडरलाइन नोट डाउन रखना। पहला साहिब दीवान शायर कौन माना जाता है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह को पहला साहिब दीवान शायर कहा जाता है। इनके कलाम में भी गज़ल के नमूने मिलते हैं। इनके बाद दक्कन में वली दक्कनी के सबसे अहम गज़ल को शायर हुए हैं। सबसे अहम गज़ल को शायर कौन है? वली दक्कनी। इस दौर में मसनवी का दौरा था, मसनवी का रिवाज था, लेकिन वली ने गज़ल की तरफ ख़ास तवज्जो दी। 1700 में वली दक्कनी अपने दोस्त सैयद अबुल मआनी के साथ शुमाली हिंद चले जाते हैं। दिल्ली में उस दौर में फ़ारसी शायरी का रिवाज था। वली ने उर्दू ज़बान में शायरी की। वली के दौर में उर्दू को रेख्ता कहा जाता था। वली के दौर में उर्दू को क्या कहा जाता था? रेख्ता कहा जाता था। आप इस चीज़ का एक सेमेंट्री याद रखना। अभी मैंने आपको बताया था अमीर खुसरो के ज़माने में उर्दू को क्या कहा जाता था? हिंदवी कहा जाता। क्या कहा जाता था? हिंदवी कहा जाता था। तो बताइए वली दक्कनी के ज़माने में क्या कहा जाता? रेख्ता कहा जाता था। उर्दू को अरबी नामों से जाना जाता है। रेख्ता कहते हैं, हिंदुस्तानी कहते हैं, हिंदवी कहते हैं, हिंदी भी कहते हैं। उर्दू को अलग अलग नामों से जाना गया है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है, और आखिर में इसको उर्दू नाम मुकम्मल दे दिया गया जब ये ज़बान के तौर पर काम में आने लगी। अवाम ने इसको खूब पसंद किया, बल्कि शुअरा भी इसकी तरफ मुतवज्जो हुए। इस तरह वली दक्कनी ने शुमाली हिंद में गज़ल को बाकायदा तौर पर रिवाज दिया और गज़ल को नया लहजा और नया अंदाज़ दिया। गज़ल को नया लहजा और नया अंदाज़ किसने दिया दोस्तों? वली दक्कनी ने दिया। शुमाली हिंद में और उर्दू गज़ल को बाकायदा रिवाज देने वाले वली दक्कनी हैं। ये 1700 में दिल्ली आए थे जब औरंगज़ेब का दौर था। किसका दौर था दोस्तों? औरंगज़ेब का दौर था 1700 ईस्वी में। तब ये कहाँ आए थे? दिल्ली आए थे। इन्होंने शुमाली हिंद और दक्कन को शहरी रिवायत में मुंसलिक कर दिया। दिल्ली में उनकी मुलाकात फ़ारसी शायर सादुल्लाह गुलशन से हुई। किनकी? वली दक्कनी की। वली ने खारजियत और तसव्वुफ़ के मसाइल को अपनी गज़लों में पेश किया। एक होता है खारजियत, एक होता है दाखिलियत। खारजियत कहते हैं भौतिकता, खारजियत का मतलब होता है भौतिकता, और तसव्वुफ़ कहते हैं खुदा से मोहब्बत, सूफियाना जिसे कह सकते हैं। सूफियाना शायरियों को आपने फ़रोग़ दिया। किसने? वली दक्कनी ने। वली के बाद गज़ल गोई की रिवायत को आगे बढ़ाने वाले सबसे पहले शायर जाफ़र ज़टरली हैं। ये जटरली नहीं है, ज़टरली था, जाफ़र ज़टरली हैं। इनके बारे में भी थोड़ा जानना आपके लिए ज़रूरी है, इनमें कुछ खास बातें हैं। जाफ़र ज़टरली को ज़्यादा नाम क्यों नहीं दिया जाता है? लिखा बहुत ज़्यादा है, अच्छा लिखा है, सब ठीक है, लेकिन जाफ़र ज़टरली लिखते लिखते फहाश गोई की तरफ चले गए थे, उरियानी की तरफ चले गए थे, नंग धड़ंग की तरफ चले गए थे, इसलिए इनको ज़्यादा शोहरत नहीं मिली। ये बात शायद मैं आपको कल बता चुका हूँ। इनके अलावा फ़ाइज़ दहलवी, आरजू यानी आरजू लखनवी, आबरू, हातिम, मजहर जाना, ताबा, फुगा, मजमून और यकरंग अहम है। ये सभी गज़ल को शायरों की गिनती में आते हैं। इस दौर में गज़ल में अहम गोई पैदा होगी। अहम गोई किसे कहते हैं दोस्तों? वहम डालने को। किसे कहते हैं? वहम डालने को। अहम का तो मतलब होता है वहम डालना, यानी एक बात को ऐसे लिखना कि उसमें वहम पैदा हो जाए, सोचने वाला सोचता रहे कि इसका असल मतलब क्या है, इसका असल मतलब क्या है। वो बात सिर्फ शायर ही जानता है कि उसने किस मतलब के लिए लिखा है।
ऐसा वहम डालना क्या कहलाता है? अहम गोई कहलाता है उस दौर में। यानी कलाम में ज़ू मानी अल्फाज को इस्तेमाल करना। अहम गो शायरी से मुराद है शेर में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जिनके एक से ज़ायद मानी हो और कारी को शक में डाल दे। एक गालिब का शेर ही शेर है शायद, उसके रुखसार देख जीता हूँ आरज़ी मेरी ज़िंदगानी है। उसके रुखसार देख जीता हूँ आरज़ी मेरी ज़िंदगानी है। अब यहाँ आरज़ी जो लफ्ज़ है दोस्तों, इसका मतलब इसके दो मतलब हैं। आरज़ी मतलब गाल भी होता है, आरज़ी का मतलब थोड़े दिन भी होता है, थोड़ी सी मेरी ज़िंदगी है, नश्वर मेरी ज़िंदगी है, ना जाने कब ख़त्म हो जाए। तो ये कहते हैं कि उसके रुखसार देख जीता हूँ, उसकी गाल देख कर जीता हूँ, तो उसकी गाल ही मेरी ज़िंदगी है। या ये भी हो सकता है कि थोड़े दिन की ज़िंदगी, ना देखते देखते कब मर जाऊँ। मतलब बात को वहम में डाल देना ही अहम गोई कहलाता है। तो उस ज़माने में ज़्यादा हो गई थी, उस ज़माने में थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। एक ने लिखा तो दूसरे लगा मैं भी लिखूँगा। इसे अहम गोई को शायरी का एक ऐब है, ये शायरी का एक ऐब है। ऐब क्यों कहा जाता है? जब शायर पढ़ने वाले को वहम में डाल दी जाए, जब पढ़ने वाला उसका असल मतलब ही नहीं निकाल पाए, तो फिर शायरी का ऐब ही कहलाएगा, उसकी खूबी नहीं कहलाएगी। जबकि शेर का अदब का मतलब ये है कि चीज़ें वाज़े हो, चीज़ें क्या हो से वाज़े हो, साफ़ हो, इंसान उसको पढ़कर समझे कि उसका थॉट क्या है, शायर क्या बात हमें मैसेज देना चाहता है, क्या उसके जहन में बात चल रही है। अगर हम शायर की पहुंच तक नहीं जा पाए, शायर की बात को हम समझ ही नहीं पाए, तो उसकी खूबी नहीं बल्कि उसका ऐब ही काउंट किया जाएगा, जिससे मानवियत और असर आफरीनी ख़त्म हो जाती है और शायरी लफ्ज़ी गोरख धंधा बनकर रह जाती है। समझ गए ना, लफ्ज़ी गोरख धंधा। इसके बाद अहम गोई के ख़िलाफ़ रद्द अमल शुरू हुआ। अब लोगों ने अहम गोई को खूब बढ़ा दिया, तो अब इसका रद्द अमल, अब उसको तोड़ने का काम शुरू किया। यानी एक असली तहरीक शुरू हुई, और इस तहरीक को ताज़ा गोई और सादा गोई भी कहा जाता है। ताज़ा गोई, सादा गोई कहा जाता है। यानी वह अहम गोई को हटाकर अब सादा तौर पे चीज़ें लिखना शुरू होने लगी। इस तहरीक में अहम किरदार अदा करने वालों में सबसे अहम नाम मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना का है। इसके अलावा शाह, हातिम, आरजू, फुगा ने इस तहरीक में हिस्सा लिया। इन लोगों ने कहा कि अहम गोई बहुत हो गई, वहम गोई बहुत हो गई, लोगों को वहम में डालना, धोखा देना काम बहुत हो गया। अब जो शायरियाँ लिखी जाएगी बिल्कुल सादा ज़बान लिखी जाएगी, ताकि हर इंसान उन बातों को कनेक्ट कर सके, अपनी ज़िंदगी में उतार सके, उनको समझ सके। इस काम को आगे बढ़ाने वालों में सबसे पहला जो नाम आता है मज़हर जाने जाना का, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना का इसमें नाम आता है। और शाह, हातिम, आरजू, फुगा, ये सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं सादा गोई में। ये सब गज़ल को शायर थे, 2 बार लिख दिया मैंने। बाद में अपने कलाम से अहम गोई को निकाल दिया और अपने दीवान का नाम दीवान ज़्यादा नाम दिया। दीवान किसे कहते हैं? शायरी किताब कहते हैं। यानी सादी किताबों में, सादी ज़बान में सारी चीज़ें लिखी जाने लगी। उसके बाद उर्दू गज़ल का सुनहरी दौर शुरू हुआ और 3 बड़े नाम नमोदार हुए, प्रकट हो गए। यहाँ तक का जो मामला था, वली दक्कनी तक का जो मामला था, कुली कुतुब शाह का जो ज़माना था, उसके बाद वली दक्कनी का ज़माना आया, और वली दक्कनी के बाद में क्या हुआ था? अहम गोई शुरू हो गई। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना और उनके अलावा फुगा, ताबा सब ने मिलकर एक सादा तहरीक निकाली, और इस वहम गोई को, अहम गोई को क्या किया? दूर करने का काम सब ने शुरू कर दिया। इनके बाद उर्दू का जो सुनहरी दौर आता है, किसका? गज़ल गोई का। तो 3 बड़े शायर पैदा होते हैं। ये तीनों क्या है? समकालीन है, समकक्ष हैं, समकालीन, एक ही ज़माने के। ये 3 नाम कौन से हैं? सौदा, दर्द और मीर। रफ़ी सौदा, मीर दर्द और मीर तक़ी मीर। सौदा का ज़माना 1722 से 1781 रहा है, दर्द का 1721 से 1785 रहा है, और मीर का 1722 से लेकर 1810 रहा है। इन तीनों शायरों ने गज़ल को पहुंचा दिया बामे उरूज पर। कहा जाता है गज़ल का दूसरा नाम तो मीर है, गज़ल का दूसरा नाम तो मीर है। बताओ किसने कहा था? नाम बताइए नीचे। ये तीनों ही हम असर शुअरा हैं, हम असर बराबर के, हम उम्र के या साथ के, एक ही समकालीन, हम असर। इन तीनों ने एक ही ज़माना देखा है, लेकिन इनका अंदाज़ अलग अलग है। ये बहुत अहम बात है। तीनों एक ही ज़माने में हुए हैं, लेकिन तीनों का लिखने का तरीका बिल्कुल अलग अलग, डिफरेंट। तीनों ने गज़ल लिखी है, लेकिन गज़ल लिखने का तीनों का तरीका थोड़ा अलग अलग है। क्यों अलग है? जब मैं इनकी हिस्ट्री पढ़ाऊँगा एक एक की, जब आपको शायरों के बारे में पूरा, जब शायरों का आपको इंट्रोडक्शन जब दिया जाएगा, इनकी सवाने हायत जब बयान करूँगा, तो मैं एक एक के बारे में बताऊँगा कि अलग अलग क्यों थे इतने ज़्यादा। ठीक है, पहले बात करते हैं हम सौदा और मीर की। सौदा एक कसीदा गो शायर हैं। उन्होंने गज़ल को दाखिलियत से खारजियत की तरफ मोड़ा, लेकिन उन्होंने गज़ल में भी तख़य्युली आमेज़ अंदाज़ शुमाल किया है। सौदा कौन है दोस्तों? कसीदा गो शायर हैं। उनकी गज़लें अपने निशातिया लब व लहजे, सुरूर व मस्ती और शगुफ्तगी की वजह से मशहूर हैं।
सौदा और मीर ने एक ही दौर देखा और एक जैसे हालात देखे, लेकिन सौदा ने उनका हंसकर मजाक उड़ाया और मीर ने उनका असर दिल पर ले लिया। सौदा ने दिल्ली की तबाही का मजाक उड़ाया और शहर आशोब लिखा, जबकि मीर की शायरी को दिल और दिल्ली का मरसिया कहा जाता है। दिल और दिल्ली का मरसिया कहा जाता है। लास्ट लाइन देखिए, सौदा की शायरी में वाह है और मीर की शायरी में आह है। सौदा की शायरी में वाह है और मीर की शायरी में आह है। अब ये ऐसा क्यों है? दोनों सेम टाइम के हैं, सेम ज़माना देखा है, सेम हालात देखे हैं, सारे गदर वगैरह झगड़े फसाद सब देखे हैं, लेकिन दोनों में इतना फ़र्क किस लिए है? क्योंकि सौदा एक अच्छे परिवार से थे, इनको ज़िंदगी में तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ा, तो इसलिए ये सब बातों का मजाक उड़ा दिया करते थे और दुनिया में जो झगड़े फसाद सब होते हैं इनको एक क्या कहते हैं नुक्ताचीनी की तरह या उनकी निंदा करते हुए बात को बयान करते थे। लेकिन मीर का ज़माना बहुत ही ज़्यादा परेशान, पहले वालिद की वफ़ात, फिर घर में गमज़दा माहौल और बहुत तकलीफ़ ज़्यादा ज़िंदगी आपने गुजारी है, तो उन सारी तकलीफ़ों को उन्होंने सहा है और अपनी तकलीफ़ों को ही उन अल्फाजों में बयान किया है। मैं डीपली आपको बाद में बता दूंगा, नहीं तो टॉपिक अभी आपका रह जाएगा। सौदा ने कसीदे के साथ गज़ल की तरफ भी ख़ास तवज्जो दी है। मीर की शायरी सोज़ व गुदाज़, आहों फुगा और दर्द व कसक ज़्यादा है। यानी मीर की शायरी में क्या आप समझ सकते हैं, सैड जोन, सैड फीलिंग थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। उनकी गज़लों में दाखिलियत बहुत ज़्यादा है, यानी उन्होंने अपने दिल पर बीते हुए हालात को पेश किया है। उन्होंने वही बात पेश की है जो उनके साथ गुजरी है। हर एक बात को इंसान वही लिखता है जो उस पर गुजरी है, और कहीं ना कहीं आप मेरी गज़लें इक्की दुक्की पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं किस दौर से बिलोंग करता हूँ। उन्होंने वली के बाद उर्दू गज़ल को सबसे ज़्यादा उरूज बख्शा है। वली के बाद अगर सबसे ज़्यादा गज़ल पर किसी ने तवज्जो दी है, ख़ास तवज्जो दी है, तो नाम मीर का आता है। इसी वजह से बकौल डॉक्टर फजल इमाम गज़ल का दूसरा नाम मीर है। ठीक है, आपने कमेंट में नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ, गज़ल का दूसरा नाम क्या है? मीर है। गज़ल को नाम ही दे दिया दूसरा मीर। कौन कहते हैं दोस्तों? डॉक्टर फजल इमाम कहते हैं। इन दोनों का ज़माना हो गया, सौदा और मीर का। अब बात करते हैं ख्वाजा मीर दर्द के बारे में। किसके बारे में? ख्वाजा मीर दर्द के बारे में। ये खालिस गज़ल को शायर हैं, ये सिर्फ गज़ल ही लिखी है, जबकि सौदा ने कसीदे भी लिखे हैं और गज़ल भी लिखी है। इनको उर्दू शायरी सूफ़ी शायर की हैसियत से जाना जाता है। ये दाखिलियत के शायर हैं। ये इश्क़ हकीकी के साथ साथ इश्क़ मजाजी के भी शायर हैं। इश्क़ हकीकी खुदा से मोहब्बत, इश्क़ मजाजी आप जानते ही हैं। इसके बाद दिल्ली के हालात ख़राब होने लगे। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों की वजह से दिल्ली बर्बाद होने लगी और वहाँ का सुकून ख़त्म हो गया। इस ज़माने में अवध का माहौल दिल्ली के बरक्स था, इसलिए बहुत से अदीब और शुअरा अवध चले गए। अवध में दौलत की फरावानी, ऐश परस्ताना माहौल था और सुकून था। 1722 में सादत अली ख़ान और अवध का सूबादार बनाया गया। यहाँ का माहौल बहुत खुशगवार था। सादत अली ख़ान के बाद शुजाउद्दौला अवध के नवाब बने। सादत अली ख़ान, शुजाउद्दौला, सफदरजंग, इन तीनों ने अपना दारुल हुकूमत फैज़ाबाद को बनाया। किसको बनाया दोस्तों? फैज़ाबाद को बनाया। ये चीज़ आप हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको डिटेल में समझ आएगी। मैं आपको डिटेल में नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं हिस्ट्री टीचर नहीं हूँ। शुजाउद्दौला के ज़माने में मीर ज़ाहिक, पुरसोज़, सौदा और मीर हसन फैज़ाबाद चले गए। उसके बाद नवाब आसिफ़ुद्दौला का दौर शुरू हुआ। प्लासी की युद्ध वगैरह आपने से पढ़ी हुई ना। उन्होंने अपना पाया तख्त लखनऊ को बनाया। किसको बनाया? लखनऊ। पाया तख्त किसे कहते हैं? दारुल हुकूमत भी कहते हैं, पाया तख्त भी कहते हैं। हिंदी में से राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजधानी, जहाँ पर बैठ के शासन किया जाता था। इनके दौर में दिल्ली से लखनऊ हिजरत करने वाले शुअरा मीर तक़ी मीर, इंशा, जुरात और ग़ुलाम हिमदानी मसहफ़ी हैं। इन शुअरा ने वहाँ पर उर्दू गज़ल को खूब फ़रोग़ दिया और उर्दू गज़ल का माना ही बदल दिया। दिल्ली में जिस रंग में शायरी होती थी उसको बदल दिया। लखनऊ का माहौल ऐश परस्ताना था, जिसकी वजह से खारिजियत, तसन्नो कहते हैं बनावट को, तकल्लुफ़, मुबालगा आराई, मामला बंदी, नुस्वानियत, आज़ाई जिस्म की हरकत का बयान और उर्दू गज़ल में होने लगा। उनकी वजह से उर्दू गज़ल में रेख्ती जैसी शायरी उर्दू में वजूद में आई। अब जो शायर हुए हैं, अब क्या हुआ, ये सब लखनऊ चले गए। और दिल्ली का माहौल कैसा था दोस्तों? दिल्ली तो मेन राजधानी थी, यहाँ पर लड़ाई झगड़े दंगे फसाद, यहाँ पर दूसरे मुल्कों का आक्रमण होना करना सब दिल्ली में हुआ करता था। तो यहाँ के हालात हमेशा ख़राब रहा करते थे। तो यहाँ के लोग परेशानी के हालात में
जिया करते थे। तो यहाँ पर जो भी शायर होते थे वो सभी ऐसी ही शायरियाँ लिखी करते थे जिनमें दर्द हो, तकलीफ़ हो, कसक हो, आह फुगा हो, ऐसी शायरियाँ लिखते थे। फिर ये लोग कहाँ चले गए? लखनऊ चले गए। कहाँ चले गए? लखनऊ। लखनऊ का जो माहौल था बिल्कुल कह सकते हैं सलासत वाला, आराम वाला, ऐश परस्ताना माहौल था। वहाँ जाकर लोग मज़े के काम करने लगे। जब मज़े में रहने लगे तो शायरियाँ भी कैसे लिखने लगे? मज़े की लिखने लगे। वहाँ की शायरी का रंग क्या था, कैसा था, वो मैं आपको समझा देता हूँ। लखनऊ का माहौल ऐश परस्ताना था, बिल्कुल ऐश की ज़िंदगी थी। इस वजह से खारिजियत, भौतिकता, तसन्नो, बनावटी, तकल्लुफ़, समझते तकल्लुफ़, पहला मुबालगा आ रही, यानी बात को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर कहना, मामलाबंदी, निस्वानियत कहते हैं दोस्तों, निस्वा कहते हैं औरत को, निस्वानियत यानी औरतों की शायरियाँ लिखी जाने लगी। ईज़ाए जिस्म, आज़ाए जिस्म, जिस्म के हिस्से, आँखों की बात कर ली, उसके नैन की बात कर ली, उसके नक्श की बात कर ली, उसकी चाल ढाल की बात कर ली। ये फिर वहाँ पर चीज़ें थोड़ी ज़्यादा राइज होने लगी और जिस्म का तरीका पूरा, ये सब चीज़ें क्या हो गई? गज़ल में फेरबदल होने लगी और इससे गज़ल में रेख्ती जैसी चीज़ें आने लगी। गज़ल में रेख्ती क्या ईजाद हुई? रेख्ती कैसे कहते हैं? रेख्ता तो उर्दू को कहते हैं, रेख्ता उर्दू का दूसरा नाम है, लेकिन रेख्ती कैसे कहते हैं? देखिए, औरतों की ज़बान में औरतों की बातें करना रेख्ता कहलाता है। इस चीज़ को मैं ना 2-3 लाइन में समझा सकता हूँ आपको। आपने देखे होंगे, कई गाने भी देखे होंगे जिसमें बोलते हैं मैं तो पिया बावरी हो गई। गाता गलवली आदमी है, गाने वाला जेंट्स होता है, पर फिर भी क्या कहता है? मैं तो पिया बावरी हो गई। बावरा नहीं बोलता, क्या बोलता है? बावरी हो गई। मैं तो जोगन हो गई, मैं तो तेरे रंग में रंग गई। ऐसे जो लफ्ज़ होते हैं ना, यानी औरतों की ज़बान में औरतों की बातें करना, जो कि पड़ता जेंट्स ही है। तो ये जो चीज़ें होती है रेख्ती कहलाती है। क्या कहलाती है? रेख्ती कहलाती है। अहम गोई दिल्ली की शोरा की और रेख्ती लखनऊ की शोरा की ईजाद है। दिल्ली वालों ने क्या किया था? अहम गोई वहम डालना पैदा किया था, तो लखनऊ के लोगों ने रेख्ती पर पुरजोर दे दिया। लेकिन अभी दौर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी गज़ल का दौर ख़त्म नहीं हुआ है, आगे और चीज़ें बहुत सी बाकी हैं। इसके बाद जिन शोरा ने उर्दू गज़ल को परवान चढ़ाया उनमें आतिश, नासिख, गालिब, मोमिन और ज़ौक़ का नाम है। अब होते हैं पायदार वाले, अब होते हैं मजबूत शौरा जिन्होंने गज़ल को और आगे बढ़ाया, जिनमें आतिश, नासिख, गालिब, मोमिन, ज़ौक़ का नाम अहम है। आतिश और नासिख दोनों लखनवी रंग के शायर हैं। कैसे? लखनवी रंग के। आतिश ऐश प्रस्ताना, इन दोनों ने गज़ल में रंगीनी, मामला बंदी के साथ साथ ख़याल आफरीनी और नाजुक ख़याली पर तवज्जो दिया है। अब मुझे ये बताइए, आतिश और नासिख किसके स्टूडेंट हैं? ये जब मैंने आपको चैप्टर्स पढ़ाए थे तो नाम बताया था। आतिश और नासिख बहुत पहुँचे हुए इंसान के क्या हैं? स्टूडेंट हैं। आप मुझे देख कर बताइए, इन 2 चैप्टर के लास्ट में मैं बताऊँगा आपको। पहले आप बताइए, आतिश और नासिख किसके स्टूडेंट हैं? पहले बात करते हैं नासिख के बारे में। नासिख ने इस्लाही काम अंजाम दिए और शायरी से ज़्यादा उसूल शायरी और उसूल ज़बान पर ज़्यादा तवज्जो दी है। नासिख की हैसियत ज़बानदा और माहिर फ़न की है। नासिख को ज़बान पर बहुत अच्छी पकड़ थी और बहुत अच्छी शायरियाँ आपने की हैं, आपके निसाब में शामिल भी हैं। इनकी शायरी, अब बात करते हैं आतिश की। इनकी शायरी बंदिश अल्फाज और मुरस्सा साजी की मिसाल है। मुरस्सा कहते हैं दोस्तों जड़ा हुआ, मुरस्सा कहते हैं जड़ा हुआ। उन्होंने उर्दू शायरी को मुरस्सा साजी का नाम दिया है। वो कहते हैं उर्दू में शायरियाँ लिखना ऐसा है जैसे लफ्ज़ों को किसी चीज़ में जड़ दिया गया हो, लफ्ज़ों को चीज़ों में जड़ दिया गया हो, मुरस्सा साजी का इन्होंने नाम दिया है। और बात करते हैं अहम शोहरा गालिब की। इनके बाद गालिब, मोमिन और ज़ौक़ का नाम आता है। गालिब ने उर्दू गज़ल को फ़िक्र और फ़न दोनों एतबार से मुतासिर किया, दोनों एतबार से प्रभावित किया है। फ़िक्र और फ़न, फ़िक्र का मतलब तो सोच, थॉट, बहुत ज़्यादा उम्दा, बातों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखना, बहुत गहराई से सोच कर बातों को लिखा है। फ़न के लिहाज से गज़ल को पढ़ने में भी लफ्ज़ों का इंतखाब भी बहुत ही ज़्यादा उम्दा तरीके से आपने किया है। तो फ़िक्र और फ़न दोनों ही एतबार से गालिब ने गज़ल को मुतासिर किया है, यानी प्रभावित किया है। उन्होंने अपना एक नया अंदाज़ बनाया, ये माया हो गया, बनाया। उनकी गज़लों में फ़लसफ़ा, फ़िक्र, तसव्वुफ़ और हिकमत जैसी बातें मिलती है। फ़लसफ़ा, फ़िलोसोफ़र की, फ़िक्र की, एक थॉटर की, तसव्वुफ़ यानी खुदा से जोड़ की, एक लगाव की, सूफियाना बातें, हिकमत जैसी बातें उनकी गज़लों में मिला करती है। किनकी? गालिब की गज़लों में। इनके बाद दोस्तों जो नाम आता है वो अहम नाम है मोमिन। क्या है? मोमिन। मोमिन खां मोमिन नाम सुना होगा आपने। गालिब के बाद उर्दू गज़ल में सबसे अहम नाम मोमिन का है। ये खालिस इश्किया शायर हैं। ये बात इनके लिए लिख लीजिए चाहें तो। खालिस इश्किया शायर कौन है? मोमिन है। सिर्फ इश्क व मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं लिखा है। इनके कलाम में मामला बंदी और तगज़्ज़ुल उरूज पर था। तगज़्ज़ुल कहते हैं बात को
रूज पर था, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर तगजुल गज़ल के साथ, यही समझ लीजिए एक फेरबदल के साथ, मामला बंदी फेरबदल के साथ बहुत ज़्यादा पेश किया है। हुस्ने मक्ता भी इनको गज़लों की खूबी है। हाँ, ये मक्ता में अलिफ लग गया गलती से, हुस्ने मक्ता भी इनकी गज़लों की खूबी है। ये बात भी मोमिन के साथ ऐड कर लीजिएगा। मोमिन ने तखल्लुस को मानी खेज अंदाज में पेश किया है। पेश करना था, पेशिश हो गया दोस्तों, पेश है ना, क्या है ये, पेश किया है, ठीक है। मानी खेज अंदाज में क्या किया है, पेश किया है। किसने किया है, मोमिन ने किया है। यानी मोमिन क्या करते थे, जब भी गज़ल का एंड होता था, जब भी गज़ल का एंड होता था, अपने नाम को ऐसे सेट करते थे कि यानी अपने नाम से कोई बात पैदा हो जाती थी। अपने नाम को सिर्फ ऐसे नहीं नाम लिख दिया, बल्कि नाम का कुछ ना कुछ मतलब भी निकल जाता था, कुछ नाम का कुछ ना कुछ मतलब भी निकल जाता था। अपने नाम को यानी अपने तखल्लुस को ऐसा इस्तेमाल करते थे कि तखल्लुस ही उसमें जॉइंट होकर ऐसा लगता था कि यहाँ पर होना ज़रूरी था, यहाँ पर होना ज़रूरी था। ऐसा नहीं मोमिन ने सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए, नाम कमाने के लिए लिखा, बल्कि नाम को इस तरह सेट किया जाता था कि उनके नाम से बातें लिखती, उनके नाम से कोई ना कोई बात निकल जाती थी। आप कोई मोमिन की कोई गज़ल पढ़ेंगे, आखिरी शेर पढ़ना, तो आपको पता चल जाएगा क्या मतलब है इसका। उसके बाद नाम आता है दोस्तों ज़ौक़ का। किसका आता है, ज़ौक़ साहब का, शेख इब्राहिम ज़ौक़। इनकी पहचान एक कसीदा गो शायर की हैसियत से है, लेकिन इन्होंने उम्दा गज़लें भी कही हैं। उन्होंने गज़ल में उस्तादी और कादिरुल कलामी साबित की है। आप गज़ल के उस्ताद रहे हैं, आप गज़ल के उस्ताद रहे हैं। उनके बाद जिन शुअरा ने उर्दू गज़ल को मुसलसल तरक्की दी है, उनमें दर्ज झेल हैं। यानी अब सब शायरों के बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वो 4-5 नाम पढ़ लेंगे। ये शायर क्या थे, ख़ास थे। इनके बाद अमीर मीनाई, जलील मानकपुरी, अज़ीज़ लखनवी, हसरत मोहानी, तस्लीम लखनवी और आरजू लखनवी का नाम अहम आता है। इसके बाद 20वीं सदी के अहम गज़ल गो शायर कौन है, फ़िराक गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी, शाद अज़ीमाबादी, असगर गोंडवी, फैज़ अहमद फैज़, हफ़ीज़ जालंधरी और साहिर लुधियानवी। ये कुछ गलत टाइप होगा, मैं सुधार दूंगा इसके बाद में PDF के अंदर। साहिर लुधियानवी, मजाज लखनवी, मुईन हसन जज़बी, अली सरदार जाफरी का नाम अहम है। ये सब कौन है, 20वीं सदी के शायर हैं। इसके बाद एक दौर आया जब गज़ल से ज़्यादा नज़्म निगारी को तवज्जो दी गई, बल्कि इसमें गज़ल की मुखालफत की गई, गज़ल को बुरा भला कहा गया। इस तहरीक से वाबस्ता हजरात का कहना था कि गज़ल हकीकत पसंदी और इज्तिमाई शऊर से बेगाना बेवक्त की रागनी है, बेगाना बेवक्त की रागनी है। ये बात किसने कही थी, गज़ल बेवक्त की रागनी है, बताइएगा मुझे। इनके मुताबिक इसमें बात को बेहतर ढंग से पेश नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी उर्दू गज़ल क़ुर्ब परवान पर चढ़ी। फैज़, मजाज, साहिर, महरूम अहम गज़ल को हुए शायर हुए। उर्दू शायरी की एक ऐसी सिन्फ़ सुखन है जो तमाम मुखालफत के बावजूद मुसलसल तरक्की करती जा रही है। यानी उसके बाद जो दौर आया था वो दौर नज़्म का दौर था। उन लोगों ने कहा कि गज़ल में तो कोई बात मुकम्मल होती नहीं है, 2 लाइन में ही बात को कहकर छोड़ दिया जाता है, तो गज़ल को अच्छी सिन्फ़ को नहीं माना जाता है। गज़ल से बेहतर तो नज़्म है, एक टॉपिक दिया जाता है, एक नाम दिया जाता है, पूरी बात उसके अंदर बयान की जाती है। नज़्म बेहतर है, गज़ल उससे कमज़ोर है। ऐसा दौर भी आया और गज़ल की मुखालफत की गई, गज़ल को गलत और बुरा बताया गया। लेकिन इतनी बुराइयों के बाद, इतनी मुखालफत के बाद, इतने विरोध के बाद गज़ल ऐसी सिन्फ़ है जो आज तक सबसे ज़्यादा मकबूल, सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा लिखी, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सिन्फ़ है। मैं ख़ुद गज़लें ही लिखता हूँ, नज़्म लिखना मेरे बस की भी बात नहीं है, या नज़्म लिखने का मेरे भी जहन में कभी आया नहीं। गज़ल पढ़ने में एक सलासत बयान करती है, एक पढ़ने में एक इंटरेस्ट बयान करती है, एक इंसान अपने ख्याल पेश कर सकता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सिन्फ़ है गज़ल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। गज़ल से रिलेटेड ऐसी कोई बात नहीं है जिससे बाहर आपसे सवाल पूछा जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह इस कंटेंट को डिज़ाइन किया गया है जिस तरह आपका कंटेंट इकट्ठा किया गया है, जिस तरह आपको सामने पेश किया गया है, उम्मीद करता हूँ इससे बाहर से सवाल कहीं नहीं आने वाला। सेकंड ग्रेड तो छोड़ो, फर्स्ट ग्रेड तक भी मैं समझता हूँ उसके बाहर सवाल नहीं आने वाला। आप जमकर तैयारी करें, मेहनत करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में, एक शानदार टॉपिक और शानदार गज़ल के साथ, शानदार वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।